हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं। साथ ही जानेंगे भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक अविरल, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया है और यहाँ समाज के सभी सदस्य अपनी शक्तियों, क्षमताओं एवं गुणों का विकास करते हैं और इसके माध्यम से जीवन में अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा वैचारिक मान्यताओं से प्रेरित होती है जो समाज से ही ली जाती है। शिक्षा के राजनैतिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा राष्ट्र निर्माण का भी साधन है और राष्ट्र का निर्माण श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण से ही संभव है। इसलिए शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को उत्पन्न करने का भी कार्य करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मानवीय होना चाहिए। इसमें केवल बौद्धिक प्रशिक्षण का ही स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मानुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया जाना चाहिए। अब जानते हैं शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण कर तथा बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। बेहतर समाज के निर्माण में सुशिक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न दार्शनिक समाज सुधारकों ने व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया है। तो वह क्या क्या? तो पहला है ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। तो शिक्षा में ज्ञान अर्जन के उद्देश्य के प्रतिपादक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दांते तथा बेकन आदि आदर्शवादी विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। इन सभी का मानना है कि ज्ञान से ही सभी मनुष्यों का संपूर्ण विकास होता है। वह ज्ञान से ही सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान अर्जन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अगला उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य हमारी संस्कृति को बचाना तथा उसका विकास एवं उन्नति करना भी है। संस्कृति से तात्पर्य है कि व्यक्ति के रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, विशेष आदतें, संस्कार आदि उनके अंदर हों, तभी उन्हें सही मायने में संस्कारी या उनकी संस्कृति कह सकते हैं। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संपत्ति से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित रहती है। अगला उद्देश्य है तीसरा, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के चरित्र का विकास करना होता है। चरित्र का अर्थ है आंतरिक दृढ़ता और एकाग्रता, आंतरिक दृढ़ता और एकता। तो चरित्रवान व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वह उसके आदर्शों से तथा सिद्धांतों के अनुसार होता है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसके मन में पुण्य के प्रति प्रेम, पाप के प्रति घृणा उत्पन्न करके बालक के अंदर प्रेम, सहानुभूति, दया, सद्भावना, न्याय आदि सामाजिक एवं नैतिक गुणों को विकसित करके उसको चरित्रवान बनाया जा सकता है। अगला उद्देश्य है जीविकोपार्जन उद्देश्य। तो शिक्षा को केवल ज्ञान और संस्कृति से ही अलंकृत करना उचित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक भी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक अथवा जीविकोपार्जन होना चाहिए। वर्तमान युग में व्यक्ति के समग्र जीविका की समस्या है। यदि व्यक्ति स्वयं के लिए शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी यह सभी प्राप्त नहीं कर सकता तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। अगला उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य। बालक की शिक्षा एक प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए जिसको प्राप्त करके उसका शरीर स्वस्थ, सुदृढ़, सुंदर एवं बलवान बन जाए। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं कि अनेक देशों में शिक्षा के पूर्ण उद्देश्य की मान्यता प्रदान की गई। ग्रीस की प्राचीन सभ्यता स्पार्टा में शारीरिक उद्देश्य को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना करते थे। अगला उद्देश्य है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करने पर बल दिया जाता है।
शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर में विभिन्न अंगों का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वह अपने भावी जीवन की समस्त समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा हमें यह बताता है कि शरीर के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मन के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार सुख के उन प्रसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए। अगला उद्देश्य है आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। तो व्यक्तिवादी विचारों ने आत्म व्यक्ति तथा आत्म प्रकाशन का समर्थन किया है। आत्म प्रकाशन का अर्थ है कि मूल प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना। इस उद्देश्य के अनुसार बालक की मूल प्रवृत्तियों को इस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए कि वह उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। अगला उद्देश्य है आत्म अनुभूति का उद्देश्य। आत्म अनुभूति अथवा आत्मबोध का अर्थ है कि प्रकृति, मानव अथवा परमपिता परमेश्वर को समझना। शिक्षा का उद्देश्य बालक का आत्मिक विकास करना है, जिसे वह समाज के माध्यम से अपने सर्वोच्च गर्व को अनुभूति कर सके। अब जानते हैं शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के प्रकार 3 हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा। तो इसमें वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा है निरौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठचर्या निश्चित होती हैं। फर्क केवल उसकी योजना में होता है, जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। तीसरी है अनौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसमें ना उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना पाठचर्या और ना शिक्षण विधियां जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है। अब जानते हैं भारत में शिक्षा का विकास, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। तो सबसे पहले जानते हैं स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास। अंग्रेजों के आगमन के साथ उनकी नीति और उपायों ने सीखने के पारंपरिक स्कूलों की विरासत को भंग कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप अधीनस्थों का एक वर्ग बनाने की आवश्यकता हुई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजी रंग का एक भारतीय कैनवास बनाने के कई कार्य किए। 1813 का अधिनियम और शिक्षा। ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 के चार्टर में एक खंड जोड़कर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान करने की अनुमति दी गई। आर राय के प्रयासों से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई। साथ ही कलकत्ता में 3 संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किए गए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। तो यह नीति शिक्षा की उस प्रणाली को बनाने का एक प्रयास थी जो अंग्रेजी के माध्यम से समाज के केवल ऊपरी स्तर को शिक्षित करती है। अंग्रेजी अदालत भाषा बन गई और फारसी को अदालत की भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई। प्राच्य विद्या की तुलना में अंग्रेजी शिक्षा को अधिक निधि मिलती है।
पूषा अर्थात बिहार में कृषि संसाधन की स्थापना भी की गई। वुड्स डिस्पैच 1854, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है और इसमें भारत में शिक्षा के प्रसार की व्यापक योजना है। यह शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य की जिम्मेदारी को जनता तक पहुंचाता है। इसके अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 में की गई। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित हुई और इसके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्युलर कॉलेज खोले गए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया था। हंटर कमीशन 1882 से 83, इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया गया। इसमें जिला और नगर पालिका बोर्डों को नियंत्रण हस्तांतरण को रेखांकित किया गया। इसमें माध्यमिक शिक्षा के 2 विभाजन की सिफारिश की, साहित्य विश्वविद्यालय एवं व्यवसाय कैरियर के लिए व्यवसाय। सैंडलर कमीशन, यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को अध्ययन करने के लिए बनाया गया था और इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थी। उनके अवलोकन इस प्रकार थे कि 12 साल तक स्कूल कोर्स हो, इंटरमीडिएट चरण के बाद 3 साल की डिग्री, विश्वविद्यालय का केंद्रीकृत कामकाज एकात्मक आवासीय शिक्षण स्वायत्त निकाय, लागू वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और महिला शिक्षा के लिए विस्तारित सुविधाओं की सिफारिश की गई। अब जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास। तो विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग 1948, तो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंप दी थी। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था तथा इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा मैट्रिक पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, बहुउद्देशीय मैट्रिक विद्यालय की स्थापना, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम और तकनीकी विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। माध्यमिक आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थीं कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा हो, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग हों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुल मूल विषय जो अनिवार्य रहें जैसे गणित, सामान्य अध्ययन, कला, संगीत आदि हो। भारतीय शिक्षा आयोग 1964, तो 1964 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। आयोग के इसमें क्या सुझाव थे? तो आयोग के सुझाव थे कि समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चे के 6 वर्ष पूर्ण होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के हों, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और इसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,
कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित संसद में इस पर लंबी बहस और चर्चा के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया गया और 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी। इसके मूल तत्व निम्न थे, इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाए। संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य। कृषि, व्यावसायिक, तकनीक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। मई 1986 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। यह प्रारूप 12 मुख्य खंडों में विभक्त है और उस नीति के द्वारा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने की योजना का निर्धारण किया गया, जिससे वह अपनी भावी जीवन में जीविकोपार्जन कर सके एवं समाज में सम्मानपूर्वक रह सके। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना। छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। सामाजिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुंचाने की योजना निर्माण किया गया। वर्तमान विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जन जागरण की शिक्षा के रूप में परिवर्तित करना। शिक्षा के द्वारा छात्रों का शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यपरक विकास करना। यशपाल समिति 1992। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के 1993 में भारत के स्कूलों में निरर्थक एवं नीरस शिक्षा तथा कक्षा में बच्चों की समझ या बोझ के अभाव को मजबूती से दिखाने का प्रयास किया गया। इस समिति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं कि पहला, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं रुचिपूर्ण बनाना। बस्ते के बोझ को कम करना। शिक्षा को तकनीकी से जोड़ना। नई शिक्षा नीति 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसके प्रमुख बिंदु, पहला है, नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिज़ाइन करने वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। फाउंडेशन स्टेज, 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज में बच्चे की 3 से 6 वर्ष की उम्र तक विद्यालय पूर्व शिक्षा और 6 से 8 वर्ष की उम्र तक कक्षा 1 एवं 2 की पढ़ाई शामिल होगी। प्री-प्रेटरी स्टेज, 3 वर्ष की प्री-प्रेटरी स्टेज में बच्चे को 8 से 11 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 3, 4 एवं 5 की पढ़ाई शामिल होगी। मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज में 3 वर्ष की मिडिल स्टेज में बच्चों को 11 से 14 वर्ष की उम्र तक माध्यमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 6, 7 एवं 8 की पढ़ाई शामिल है। सेकेंडरी स्टेज, 4 वर्ष की सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को 14 से 18 वर्ष की उम्र तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की पढ़ाई शामिल होगी। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा
को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन की मानक निर्धारण निकाय के रूप परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों की शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।